सभी साथियों को स्वागत करता हूं सबका इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है स्टडी विद पीएन लोधा। साथियों, आज हम साइकोलॉजी के पेपर नंबर 55 को हल करने वाले हैं, जिसमें आपको 20 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। लेवल 1, लेवल 2 और अन्य जो शिक्षक भर्तियां हैं, चाहे वो किसी भी राज्य स्तर पे हो या केंद्र स्तर पर, अगर आपके वहाँ पर साइकोलॉजी के प्रश्न आते हैं या पेडागोजी के क्वेश्चन आते हैं तो ये टेस्ट आप ज़रूर हल करें। शुरू करते हैं इस सेशन को। पहला क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 1। अच्छी तरह से एक एक प्रश्न को देखना है आपको। प्रश्न नंबर 1 आपसे पूछ रहा है, शिक्षा के क्षेत्र में पाठ्यचर्या शब्दावली की ओर संकेत करती है। विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम जिसमें विद्यार्थी प्रतिदिन अनुभव करता है। दूसरा विकल्प है मूल्यांकन प्रक्रिया। तीसरा है कक्षा में प्रयुक्त की जाने वाली पाठ्य सामग्री। और चौथा है शिक्षण पद्धति एवं पढ़ाई जाने वाली विषय वस्तु। तो प्रश्न को समझिए, सोच समझकर आंसर दीजिए। प्रश्न नंबर 1 में कौन सा विकल्प सही रहेगा, बताइए राइट आंसर प्रश्न नंबर 1 का। देखिए, प्रश्न नंबर 1 में राइट आंसर है प्रथम विकल्प। कैसे है, एक बार हम समझेंगे प्रश्न को। शिक्षा के क्षेत्र में पाठ्यचर्या, एक शब्द होता है पाठ्यचर्या और एक शब्द आपने सुना होगा पाठ्यक्रम। देखिए, जो हमारा सिलेबस होता है, जो एक निश्चित चीज़ें हम पढ़ते हैं किताबों के माध्यम से, वो होता है हमारा पाठ्यक्रम। जबकि पाठ्यचर्या में सिलेबस के अलावा भी जितनी भी चीज़ें होती हैं वो सभी आ जाती है। संपूर्ण कार्यक्रम पाठ्यचर्या के अंतर्गत आ जाता है, जिसमें विद्यार्थी प्रतिदिन जो चीज़ें अनुभव करता है जितनी भी, वो सभी पाठ्यचर्या का ही हिस्सा होती है। तो विकल्प नंबर इसलिए 1 सही हो जाता है आपके प्रश्न नंबर 1 में। आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 2 की ओर। दूसरा क्वेश्चन है, देखिएगा प्रश्न नंबर 2 को। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में निर्दिष्ट किया गया है कि कक्षा 1 से 5 तक यदि प्रवेश दिए गए विद्यार्थियों की संख्या 200 से अधिक है तो विद्यार्थी अध्यापक आवश्यक अनुपात होगा 30, 40, 35 और 50। देखिएगा, कक्षा 1 से 5 RT 2009 सभी ने जो विद्यार्थी शिक्षक अनुपात है कक्षा 1 से 5 और कक्षा 6 से 8 दोनों के लिए अलग अलग अनुपात बनाया गया है। अब यहाँ पर पूछा है कक्षा 1 से 5 के लिए, और विद्यार्थी संख्या भी दी गई है कितनी, 200 से अधिक। यदि विद्यार्थी संख्या 200 से अधिक हो जाती है तो कक्षा 1 से 5 तक प्रत्येक 40 विद्यार्थियों पर एक शिक्षक रहेगा। 40 एक राइट आंसर है। तो विकल्प नंबर कौन सा सही है आपका, दूसरा विकल्प सही है प्रश्न नंबर 2 में। आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 3 की ओर। तीसरा क्वेश्चन, एक महिला ने भोजन प्राप्त करने के लिए अपने बच्चे को बेच दिया। इस घटना को किस सिद्धांत के आधार पर समझा जा सकता है? क्षेत्र सिद्धांत, थॉर्नडाइक का सिद्धांत, मैस्लो का सिद्धांत और इनमें से कोई नहीं। बताइए राइट आंसर तीसरे क्वेश्चन में। देखिए, महिला ने क्या किया, एक बार राइट आंसर देख लेते हैं। राइट आंसर है मैस्लो का सिद्धांत। तीसरा विकल्प सही है। कैसे है कि महिला ने भोजन प्राप्त करने के लिए बच्चे को भेज दिया। भोजन प्राप्त करने के लिए मतलब उसको भोजन नहीं मिल रहा था। भोजन नहीं मिल रहा था तो उसकी जो शारीरिक आवश्यकताएं हैं वो पूरी नहीं हो पा रही थी। और मैस्लो ने जो सिद्धांत दिया है आवश्यकता का पदानुक्रमिक सिद्धांत, इसमें इन्होंने पहली आवश्यकता कौन सी बताई, शारीरिक। एक आवश्यकता पूरी होने पर व्यक्ति दूसरी आवश्यकता की ओर बढ़ता है। शारीरिक के बाद व्यक्ति सुरक्षा की आवश्यकता की ओर बढ़ता है। जब ये भी पूरी हो जाती है तो व्यक्ति स्नेह की आवश्यकता की ओर बढ़ता है। जब ये पूरी हो जाती है तो व्यक्ति सम्मान की आवश्यकता की ओर बढ़ता है। इस प्रकार वो आगे बढ़ता रहता है और लास्ट में आत्मसिद्धि की आवश्यकता आती है 5वें नंबर पर। तो यहाँ पर महिला ने भोजन नहीं मिल रहा था इसलिए बच्चे को बेचा, तो फिर ये प्रथम आवश्यकता की पूर्ति नहीं हो पा रही थी, इसलिए यहाँ पर मैस्लो का सिद्धांत राइट आंसर है तीसरा विकल्प प्रश्न नंबर 3 में। प्रश्न नंबर 4 पे आते हैं। प्रश्न नंबर 4 क्या है, पियाजे द्वारा प्रयुक्त ने किया गया नाम खोजे। आत्मीकरण, मानसिक संगठन, स्कीमा और उदात्तीकरण। तो इनमें से एक कौन सी शब्दावली का प्रयोग जीन पियाजे के द्वारा नहीं किया गया है? प्रश्न नंबर 4 का राइट आंसर दीजिए।
देखिए, जीन पियाजे ने आत्मीकरण के बारे में भी बताया है, मानसिक संगठन के बारे में भी बताया है, स्कीमा के बारे में भी बताया है, लेकिन उदात्तीकरण ऐसी कोई चीज़ जीन पियाजे ने नहीं बताई है साथियों। विकल्प नंबर आपका 4 सही है। प्रश्न नंबर 4 में आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 5 की ओर। 5वां क्वेश्चन है, मानव विकास के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? पहला है यह सतत प्रक्रिया है, दूसरा है यह परिपक्वता तक चलता है, तीसरा है यह परिवर्तनों का प्रगतिशील क्रम है, और चौथा है यह जन्म पूर्वावस्था से भी होता है। तो बताइए राइट आंसर 5वें क्वेश्चन का, समझ करके आंसर देना है। देखिए, 5वें क्वेश्चन का राइट आंसर है दूसरा विकल्प। कैसे? असत्य कथन बताना था मानव विकास के संबंध में, तो सतत प्रक्रिया तो चलती है, बिल्कुल सतत प्रक्रिया है, सत्य कथन है ये। तो परिवर्तनों का प्रगतिशील क्रम है, मतलब जो परिवर्तन आते हैं वो प्रगति की ओर बढ़ते जाते हैं। जन्मपूर्वावस्था, देखिए विकास गर्भावस्था से लेकर के मृत्यु तक चलता है, लेकिन परिपक्वता तक चलता है, ये बिल्कुल गलत हो गया ना। सतत लगातार तो चलता है, लेकिन परिपक्वता के बाद भी तो होता है विकास। इसलिए साथियों, यहाँ दूसरा जो कथन है ये क्या है? असत्य है, और आपको देखना भी क्या था? असत्य ही देखना था। सेकंड विकल्प 5वें क्वेश्चन में सही है। आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 6 की ओर। तो आपके प्रश्न नंबर 6, होल्जमैन शाही डब्बा परीक्षण में कितने कार्ड होते हैं? 10 कार्ड होते हैं, 30 कार्ड होते हैं, 31 कार्ड होते हैं, या 90 कार्ड होते हैं? बताइए इसका सही आंसर। होल्जमैन शाही डब्बा परीक्षण में कार्डों की संख्या आपसे पूछी गई है, जवाब दीजिए इसका राइट आंसर। राइट आंसर इसका है 90। कैसे? देखिए, शाही डब्बा परीक्षण का नाम आप सभी ने सुन रखा होगा, और जिसमें से जो रोर्शिया का शाही डब्बा परीक्षण है उसको तो सभी ने पढ़ भी रखा होगा। रोर्शिया शाही डब्बा परीक्षण में 10 कार्ड होते हैं, और ये बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध भी है। ये परीक्षण अचेतन मन का अध्ययन करते हैं, इसमें व्यक्ति के अचेतन मन का प्रक्षेपी विधियों में आती है व्यक्तित्व मापन की है, ठीक है, प्रक्षेपी विधियों में। अब साथियों, जो होल्जमैन का शाही डब्बा परीक्षण है ये भी रोर्शिया के जैसा ही है, लेकिन रोर्शिया का ज़्यादा फेमस हो गया और इनका फेमस नहीं हुआ था। रोर्शिया में 10 कार्ड थे, अब यहाँ पर इस होल्जमैन के शाही डब्बे परीक्षण में क्या हुआ था? 45 दो अलग अलग 45 कार्ड होते हैं। इसके 2 प्रपत्र होते हैं, 2 फॉर्मेट होते हैं, दोनों में 45 कार्ड होते हैं। अतः कुल कार्डों की संख्या कितनी हो जाती है? 90 हो जाती है। इसलिए चौथा विकल्प आपका सही रहेगा प्रश्न नंबर 6 में। आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 7 की ओर। 7वां क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, किशोर के संज्ञान में कौन सा कार्य संबंधित नहीं है? परिकल्पना करना, चिंतन करना, द्विवा स्वप्न देखना, और वर्गीकरण करना। तो संज्ञान, ज्ञानात्मक कार्यों को ही आपको देखना है। जो चीज़ ज्ञानात्मक कार्य में नहीं आएगी वो आपका राइट आंसर है, क्योंकि नहीं है पूछा है। तो बताइए प्रश्न नंबर 7 का राइट आंसर। राइट आंसर है इसका द्विवा स्वप्न देखना। जो डे ड्रीमिंग होती है साथियों, ये कोई संज्ञान से संबंधित कार्य नहीं है। परिकल्पना करना, चिंतन करना, वर्गीकरण करना, तीनों ही कार्य संज्ञान से संबंधित है, लेकिन डे ड्रीमिंग जो फैंटेसी होती है, वो दिवा स्वप्न देखना, वो संज्ञान कार्य के अंतर्गत नहीं आता है, ठीक है। तीसरा विकल्प आपका 7वें क्वेश्चन में राइट है। आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 8 की ओर। 8वां क्वेश्चन है, बाध्यता मनोग्रस्ती प्रतिक्रियाएं अधिकतर है? आंगिक गड़बड़ियाँ, तंत्रिका तापी विकार, मनोविक्षिप्ति विकार, और चारित्रिक विकार। तो आपने ये सुन ही रखा होगा, जो एनसीईआरटी की पुस्तक है वहाँ से क्वेश्चन लिया गया है। बाध्यता मनोग्रस्ती विकार का नाम आप सभी ने सुन रखा होगा, क्योंकि मैंने पढ़ा रखा है इन चीज़ों को। तो साथियों, इसका जो राइट आंसर है वो रहेगा तंत्रिका तापी विकार। ये तंत्रिका तापी विकार के अंतर्गत आ जाती है बाध्यता मनोग्रस्ती प्रतिक्रिया है। दूसरा विकल्प आपका सही है 8वें क्वेश्चन में। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 9 की ओर। 9वां क्वेश्चन, सोचना है, समझना है और फिर आंसर देना है। बुद्धि के संबंध में निम्न में से कौन सा सही नहीं है? बुद्धि वंशक्रम व पर्यावरण की देन है। बुद्धि की लंबवत वृद्धि जीवन पर्यंत होती है। बुद्धि लिंग भेद नहीं करती है।
बुद्धि पर किसी जाति या समूह का जन्म सिद्ध अधिकार नहीं होता है। बताइए राइट आंसर, सोच समझकर आंसर दीजिए इस क्वेश्चन का, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए राइट आंसर है दूसरा विकल्प। कैसे है? क्योंकि आपको सही नहीं है ये देखना था। पहला क्या है? बुद्धि, वंश, क्रम और पर्यावरण। तो इन्वायरमेंट और जो वंश क्रम है दोनों की भूमिका होती है बुद्धि में, तो फिर ये तो सत्य हो गया। लिंग भेद भी नहीं करती, ऐसा नहीं है कि लड़कियों में या लड़कों में ज़्यादा बुद्धि होती है, किसी में भी ज़्यादा बुद्धि हो सकती है। तो फिर यहाँ पर ये जो तीसरा विकल्प है ये भी सत्य है। किसी भी जाति या समूह का जन्म सिद्ध अधिकार नहीं होता है बुद्धि पर, तो बिल्कुल ये भी सत्य है। ऐसा नहीं है कि किसी समूह या जाति के लोग, हर एक व्यक्ति इंटेलिजेंट रहेगा, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। कोई भी मंद बुद्धि हो सकता है, कोई सामान्य हो सकता है। तो ये भी बिल्कुल सत्य कथन है। मतलब चौथा कथन, तीसरा कथन, पहला कथन सत्य है, लेकिन दूसरा कथन है बुद्धि की लंबवत वृद्धि जीवन पर्यंत होती है। लंबवत वृद्धि जीवन पर्यंत बुद्धि की नहीं होती है साथियों। दूसरा विकल्प आपका ये क्या है? सही नहीं है, और ये आपको देखना था। तो दूसरा विकल्प आपका आंसर होगा 9वें क्वेश्चन में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 10 पे आते हैं। गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अंतर्गत स्थानिक चित्रों को मानसिक रूप से परिवर्तित करने की क्षमता कहलाती है शारीरिक गतिक बुद्धि, भाषाई बुद्धि, संगीतज्ञ बुद्धि और स्थानिक बुद्धि। तो राइट आंसर 10वें क्वेश्चन में बताइएगा कौन सा आंसर सही है। गार्डनर ने बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया है, स्थानिक चित्रों को मानसिक रूप से परिवर्तित कर रहा है, तो फिर स्थानिक बुद्धि होगी ना भाई। स्थानिक चित्रों को मानसिक रूप से परिवर्तित करने की क्षमता है, तो बुद्धि भी कौन सी रहेगी? स्थानिक। जबकि जो संगीतज्ञ बुद्धि रहेगी उसमें संगीत संबंधी चीजें आ जाएगी, भाषाई में भाषा संबंधी, शारीरिक गति में शरीर गतिमानी बुद्धि से संबंधित चीजें आएगी। तो यहाँ पर चौथा विकल्प आपका सही है 10वें क्वेश्चन में। आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 11 की ओर। तो साथियों 11वां क्वेश्चन देखेंगे। प्रश्न नंबर 11 है आपके, कौन सा अभिप्रेरणा का तरीका कम से कम काम में लाना चाहिए? पुरस्कार, मिलकर काम करना, प्रवृत्ति को रोचक बनाना और बच्चों को अनुभवों से जोड़ना। तो अभिप्रेरित यदि बच्चों को आपको करना है तो किस तरीके को सबसे कम यूज करेंगे? देखिए बच्चों को यदि आप अनुभवों से जोड़ते हो तो वो जल्दी सीखते हैं प्रेरित होकर। रोचक बनाओगे यदि आप सीखने को, प्रवृत्ति को रोचक बनाओगे, सीखने को यदि रोचक बनाते हो तो वो भी बिल्कुल बहुत ही अच्छा तरीका होता है अभिप्रेरणा का। मिलकर काम करना सहयोगात्मक अधिगम को दर्शाता है। लेकिन पुरस्कार का कम से कम यूज करना चाहिए साथियों यदि आपको बच्चों को अभिप्रेरित करना है तो। विकल्प नंबर आपका 1 सही है प्रश्न नंबर 11 में। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 12 की ओर। तो चलिए देख लेते हैं प्रश्न नंबर 12 को। 12वां क्वेश्चन। प्रश्न नंबर 12 पूछ रहा है आपसे, निम्न में से कौन सा आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण है? पहला, एक पुस्तक पढ़ना क्योंकि इससे पढ़ने में आपको आनंद आता है। दूसरा, एक पुस्तक पढ़ना क्योंकि इसमें से ही एग्जाम में सभी प्रश्न पूछे जाएंगे। तीसरा, एक पुस्तक पढ़ना क्योंकि आपको पुरस्कार मिलेगा और उपयुक्त सभी आंतरिक अभिप्रेरणा के उदाहरण हैं। तो सही विकल्प का चयन कीजिए प्रश्न नंबर 12 में, कौन सा विकल्प सही रहेगा? देखिए 12वें क्वेश्चन में जो राइट आंसर है, अगर आप चौथे विकल्प पर चले गए हो तो फिर आप गलत चले गए। राइट आंसर है एक पुस्तक पढ़ना क्योंकि इससे पढ़ने में आपको आनंद आता है। भाई आंतरिक रूप से अभिप्रेरित व्यक्ति किसी भी फल की इच्छा के लिए, ठीक है, कार्य नहीं करता है, बल्कि आत्मसंतुष्टि के लिए। अब यहाँ खुद को आनंद आ रहा है ना, इसलिए पढ़ रहे हो, तो फिर आप आंतरिक रूप से अभिप्रेरित हो। यहाँ तो आप क्या प्रश्न को, एग्जाम में प्रश्न आएंगे इसलिए पढ़ रहे हो, यहाँ पुरस्कार के लिए पढ़ रहे हो, तो ये बाह्य अभिप्रेरणा के उदाहरण है। फिर विकल्प नंबर 1 ही सही रहेगा 12वें में। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 13 की ओर। 13वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा क्रिया प्रसूत व्यवहार नहीं है? भोजन करना, हाथ पैरों का चलना, आंखें खुली रहना और कांटा लगने पर पैर हटा लेना।
तो आपने स्किनर का सिद्धांत तो पढ़ा ही होगा। इन्होंने वहाँ पर अपने सिद्धांत में दो प्रकार के व्यवहारों का उल्लेख किया है। एक तो बताया है इन्होंने क्रिया प्रसूत व्यवहार, और एक बताया है इन्होंने प्रतिक्रियात्मक व्यवहार। देखिएगा, क्रिया प्रसूत व्यवहार में व्यक्ति खुद की इच्छा से कार्य करता है। जिसे भोजन करना, भूख लगेगी, खुद की इच्छा रहेगी तब भोजन करेगा। हाथ पैरों का चलना, ऐसा नहीं है कि अपन जब तक यूं मन में नहीं सोचेंगे कि सांप को उठाना है, बिल्कुल ये क्रिया प्रसूत है। आंखें खुली रखना, अपन चाहे तो थोड़ी देर के लिए रख सकते हैं, ये क्रिया प्रसूत है। लेकिन कांटा लगने पर पैर हटा लेना, साथियों ऐसा नहीं होता है। जैसे मान लीजिए हमारे पैरों के नीचे कांटा आ गया, तो हम यूं नहीं देखेंगे कि हाँ कांटा आ गया, तो हम थोड़ी देर दर्द सहन करेंगे कि लगने दे और अंदर लगने दे, फिर पैर हटाएंगे। नहीं, कांटा लगने पर हम तुरंत ही वहां से पैर को हटा लेंगे। क्यों? क्योंकि ये हमारा प्रतिक्रियात्मक व्यवहार होगा। जैसे आंखों पर यदि रोशनी डालते हो, सूरज की रोशनी डालते हो आंखों पर, बैटरी या अन्य किसी भी चीज की रोशनी डालते हो, तो हम तुरंत आंखें बंद कर लेते हैं। तो वो भी प्रतिक्रियात्मक, जहां पर आपको क्रिया करनी ही पड़े, जहां पर आप विवश हो जाते हो, शेर के दिखते ही आप वहां से तुरंत भागते हो, सोचते नहीं हो कि हाँ आजा 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 फिर रेस लगाएंगे, ऐसा नहीं सोचते। तो फिर साथियों ऐसे व्यवहार को प्रतिक्रियात्मक व्यवहार कहते हैं। यहाँ पर आपका चौथा विकल्प सही है 13वें क्वेश्चन में। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 14 की ओर। प्रश्न नंबर 14 है, जिस व्यवहार के व्यक्ति दूसरों के व्यवहार को देखकर सीखता है उसको सामाजिक अधिगम कहते हैं, उसको अनुकूलन अधिगम कहते हैं, उसको प्रायोगिक अधिगम कहते हैं, या उसको आकस्मिक अधिगम कहते हैं। 14वें क्वेश्चन का राइट आंसर देखिए, व्यक्ति दूसरों के व्यवहार को देखकर मतलब अवलोकन के माध्यम से सीख रहा है। अवलोकन के माध्यम से सीखना बंडूरा के द्वारा बताया गया है, जो कि सामाजिक अधिगम का ही एक प्रकार है साथियों। अनुकूलन अधिगम तो यहाँ पर जीन पियाजे का है। आकस्मिक अधिगम यहाँ पर गेस्टाल्टवादियों का है, अंतर्दृष्टि वाला। प्रथम विकल्प यहाँ पर सही रहेगा साथियों प्रश्न नंबर 14 में। आगे बात करेंगे प्रश्न नंबर 15 की। 15वां क्वेश्चन, बच्चों के संज्ञानात्मक विकास हेतु उत्तम स्थान माना जाएगा खेल का मैदान, स्नानागार, घर और विद्यालय एवं कक्षा का वातावरण। तो बच्चों का संज्ञानात्मक विकास करना है, इसके लिए उत्तम या श्रेष्ठ स्थान कौन सा है? प्रश्न नंबर 15 में सही विकल्प का चयन करो भाई। देखिए 15वें क्वेश्चन में जो राइट आंसर है वो रहेगा विद्यालय एवं कक्षा का वातावरण, चौथा विकल्प। क्योंकि संज्ञानात्मक विकास की पूछ रहा है, ओनली संज्ञानात्मक। तो संज्ञानात्मक विकास विद्यालय और कक्षा के वातावरण में सर्वाधिक होगा साथियों। मतलब यहां आपका जो चौथा विकल्प है वो ही सही आंसर रहेगा 15वें क्वेश्चन का। आगे बात करेंगे हम प्रश्न नंबर 16 की। 16वां क्वेश्चन, गेस्टाल्टवादियों के अनुसार व्यक्ति किसी वस्तु को देखता है किसी विशेष भाग के आधार पर, कुछ भागों के आधार पर, समग्रता के आधार पर और आवश्यकता के अनुरूप। तो गेस्टाल्टवादियों का क्या मानना है? इन्होंने बताया है कि व्यक्ति किसी भी समस्या जब व्यक्ति के सामने आती है तो एक बार वो उसको संपूर्ण रूप से उसके सामने प्रस्तुत करना चाहिए, क्योंकि व्यक्ति का जो मन है वो समग्रता में ज़्यादा लगता है और अचानक उसके अंदर अंतर्दृष्टि उत्पन्न होती है और व्यक्ति सीख जाता है। तो यहाँ पर वो किसी भी जो व्यक्ति है या किसी भी वस्तु है या कोई भी समस्या है उसको वो समग्रता के आधार पर देखता है। 16वें क्वेश्चन में आपके जो थर्ड विकल्प है वही राइट आंसर रहेगा साथियों। प्रश्न नंबर 17 पे आते हैं। बच्चे के विकास में शिरस्त सिद्धांत के अनुसार विकास सिर से पैर की ओर होता है, पैर से सिर की ओर होता है, विकास मध्य भाग से परिधि की ओर होता है और उपयुक्त सभी। अभी नहीं है, ये सभी है, थोड़ा मिस्टेक है टाइपिंग में इस क्वेश्चन में। तो देखिए शिरस्त सिद्धांत क्या कहता है? मानव का विकास सिर से लेके पैरों की ओर होता है, यही शिरस्त सिद्धांत कहलाता है। विकल्प नंबर आपका कौन सा सही है? पहला, विकास सिर से पैर की ओर होता है। प्रथम विकल्प आपका बिल्कुल सही आंसर है साथियों 17वें क्वेश्चन में। आगे बात करेंगे हम प्रश्न नंबर 18 की।
18वां क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, व्यक्तिगत विभिन्नता का ज्ञान अध्यापक को मदद करता है कक्षा में अनुशासन बनाए रखने में, छात्रों के गृह कार्य के मूल्यांकन में, शिक्षण अधिगम क्रियाओं की योजना बनाने में और कक्षा में आवश्यक व्यवस्था बनाए रखने में। देखिए, व्यक्तिगत विभिन्नता का ज्ञान अध्यापक को किस चीज के लिए मदद करेगा? 18वें क्वेश्चन में राइट आंसर का चयन कीजिए साथियों। 18वें क्वेश्चन में जो राइट आंसर है, देखिए, अनुशासन बनाए रखना, गृह कार्य का मूल्यांकन करना, ये ज्यादा इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बल्कि इंपॉर्टेंट क्या है? शिक्षण अधिगम क्रियाओं की योजना बनाना, कि जैसे एक प्रतिभाशाली बालक है, मंदबुद्धि बालक है, सामान्य बालक है, पिछड़ा बालक है, सृजनशील बालक है, अलग अलग प्रकार की जो व्यक्तिगत विभिन्नता हमें देखने को मिलती है, उनके अनुसार यदि आप शिक्षण अधिगम क्रियाओं की योजना बनाते हो तो इस चीज के लिए मदद करती है व्यक्तिगत विभिन्नता। तीसरा विकल्प 18वें क्वेश्चन में सही है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 19 की ओर। रुचि ध्यान की मां है, यह कथन किसका है? भाटिया, मैकडूगल, रोस और थ्रस्टन। तो साथियों, रुचि को ध्यान की मां मैकडूगल के द्वारा कहा गया है। किसके द्वारा कहा गया है? मैकडूगल के द्वारा कहा गया है। सेकंड विकल्प आपके 19वें क्वेश्चन में सही है। अब आज का अंतिम और 20वां क्वेश्चन। लेकिन वीडियो अच्छा लगे तो अंत में आपसे एक छोटा सा लाइक मांगता हूं, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कर सकते हो साथियों। कमेंट करके जाइएगा जितने क्वेश्चन सही हुए हैं, और डाउट हो तो भी कमेंट जरूर करें। अंतिम और 20वां क्वेश्चन, किशोरावस्था की प्रमुख विशेषता नहीं है दिवा स्वप्न, मानसिक विकास, कल्पना की बहुलता और संचय की प्रवृत्ति। दिवा स्वप्न सर्वाधिक किशोरावस्था में देखा जाता है कि मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मुझे ये मिल जाएगा, वो मिल जाएगा। मानसिक विकास भी तीव्र गति से होता है, कल्पना की भी बहुलता होती है, लेकिन संचय की जो प्रवृत्ति है साथियों, वो किशोरावस्था की विशेषता नहीं है, बल्कि ये बाल्यावस्था की विशेषता मानी जाती है। किस अवस्था की? बाल्यावस्था की। तो चौथा विकल्प क्या है? सही है, क्योंकि ये किशोरावस्था की प्रमुख विशेषताओं में नहीं आती है। बाकी तीनों तो आती है, तो यहाँ चौथा विकल्प ही सही रहेगा। कैसा लगा टेस्ट जरूर बताकर जाए साथियों। मिलते हैं अगले वीडियो में। सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद।